The topic of our this video is inflammatory bowel disease, which is also called IBD in short. So bowel means intestine. It is the another name of intestine. So inflammatory bowel disease means inflammation of intestine or a particular part of intestine. So actually inflammatory bowel disease is a umbrella term. It includes Crohn's disease and ulcerative colitis. These two conditions together called inflammatory bowel disease. So both of these diseases are characterized by chronic inflammation of gastrointestinal tract. तो जो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जीआईटी है उसका ये इन्फ्लामेशन करती हैं ये दोनों ही डिसीजेज, इसलिए इस कंडीशन को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज बोला जाता है. बाउल मीन्स इंटेस्टाइन. As you can see from this picture also, Crohn's disease causes patches inflammation of our intestine. It may include large or small, both intestine. Means the inflammation of both intestines, large as well as small intestine, can occur in Crohn's disease. But this inflammation is discontinuous. It is in patches. मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है इसका. तो जैसे इस वीडियो इसमें जो क्रोन्स डिसीज़ में कई सारे अलग अलग जगहों पर जो रेड कलर है वो इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है अलग अलग पार्ट्स में. लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लामेशन होता है वो केवल लार्ज इंटेस्टाइन का होता है और वो जो इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस होता है. कंटिन्यूस का मतलब लगातार होता है, ऐसा पैचेस में नहीं होता क्रोन्स की तरह. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो कंटिन्यूस है, पैचेस में नहीं होता है. In this picture also you can see there is a patchy inflammation in Crohn's disease and continuous inflammation in ulcerative colitis. So the sign and symptoms of inflammatory bowel disease is extreme fatigue. Extreme fatigue means बहुत ज़्यादा थकान होना. Now after that tenesmus. Tenesmus means feeling of constant need to pass the stools. मतलब ऐसी फीलिंग आना कि बार बार स्टूल पास करना है, मतलब फीसेस या डिफिकेशन करना है. डिलेड ग्रोथ. ग्रोथ जो होती है उसमें उसकी कमी आना, उसमें किसी पर्सन की ग्रोथ में तो उसका ठीक से ग्रोथ ना होना. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में जो पर्सन होता है उसकी इन्फ्लेमेशन, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होती है उन सारी कंडीशंस को मतलब देखते हुए, मतलब वो जो पर्सन जो है उसकी वो भूख होती है वो कम हो सकती है, एपिटाइट उसकी कम हो सकती है. प्लस इसके अलावा जो फूड वो ईट कर रहा है, जो भी खाना वो खा रहा है, उससे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्ब होते जब उसकी इंटेस्टाइन हेल्दी होती. तो लेकिन अभी इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने चाहिए थे वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और पर्सन की ग्रोथ अफेक्ट होती है. डिप्रेशन होता है, एक मेंटल कंडीशन है डिप्रेशन, जैसा मैंने बताया. तो डिप्रेशन एक इस कंडीशन में जो पर्सन होता है जिसको आईबीडी हुआ है उसकी जो मेंटल हेल्थ का जो स्टेटस होता है वो अच्छा नहीं होता और वो डिप्रेशन से सफ़र हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये कंडीशन ही कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, पेनफुल कंडीशन है. तो पर्सन की मेंटल ग्रोथ, मेंटल जो कंडीशन है वो अफेक्ट होती है, डिप्रेशन उसको हो सकता है. एंग्जाइटी मीन्स चिंता या तनाव, जो है उस चिंता में रहता है पर्सन. एनीमिया हो सकता है. एनीमिया हो सकता है मतलब उसको जो पर्सन था उसके अंदर वो जो था उसको एनीमिया होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो जो ठीक से उसको न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. प्लस इसके अलावा विटामिन B12 भी जो होता है, B12 के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से इंटेस्टाइन से ये इसका एनीमिया हो सकता है. इसके अलावा ग्रैनुलोमास. ग्रैनुलोमास का मतलब होता है कि जब कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रही हो या इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तो कुछ ग्रैनुलोमेटस टिश्यूज़ उनका एक ग्रुप या मास इकट्ठा होना, इनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोमास. नेक्स्ट वन इज़ म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल्स. तो जो पर्सन जिसको इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज़ हुआ है, तो उसको जो म्यूकस और ब्लड उसके फीसिस में प्रेजेंट होता है. ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन. ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन का मतलब होता है जब स्टमक के अंदर गैस जो होती है उसके इकट्ठा होने की वजह से स्टमक की जो वॉल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, खिंचाव पड़ता है ना. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लोटिंग या डिस्टेंशन. नेक्स्ट वन इज़ फीवर. फीवर हो सकता है उस पर्सन को. एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द या क्रैम्पिंग. क्रैम्पिंग का मतलब ऐंठन होना.
इसके अलावा हेमाटोचीजिया का मतलब जो फीसेस वो डिफिकेट कर रहा है, डिफिकेशन हो रहा है जो, उसमें ब्लड का अपीयरेंस। एनोरेक्सिया भूख ना लगना, वेट का कम होना काफ़ी। नाउ इट्स एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आईबीडी का डेवलपमेंट होता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है इम्यून माल फंक्शन। इम्यून माल फंक्शन का मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाना। तो बेसिकली वैसे इम्यून सिस्टम हमारा हमें काम करता है जो रोगों से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनके अगेंस्ट ये क्या करता है, उनको किल करने का काम करता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या कंडीशन में जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अंदर मौजूद जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हैं जो कि जनरली हमारे यूज़फुल होते हैं, उनको ही ये फॉरेन बैक्टीरिया कंसीडर समझ करके ये उनको जब किल करने लग जाए, तो इसका जो ये रेस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, इसको हम बोलते हैं डिसरेगुलेटेड इम्यून रेस्पॉन्स। मतलब ये इसका इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स था वो उसने अपने ही जो यूज़फुल बैक्टीरिया थे, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में इसने डिफरेंशिएट नहीं किया, और सेल्फ बैक्टीरिया जो यूज़फुल बैक्टीरियाज थे उनको ही किल करने लगा। तो इसकी वजह से जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, उन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने की वजह से जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं नियर बाई, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है आईबीडी के डेवलपमेंट का, जब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम हो जाएंगी इस कंडीशन में। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई जेनेटिकली कोई डिफेक्ट हो या फिर उसको कोई डिसीज़ होने की संभावना हो ज़्यादा। तो ये जो पर्सन, ये एक्चुअली एक कोरिलेशन होता है जेनेटिक्स और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के बीच में। तो जो पर्सन जितना ज़्यादा जेनेटिकली ससेप्टेबल होगा उसको चांसेस रहेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के डेवलपमेंट के उतनी ज़्यादा। अब तक कुल मिला के काफ़ी कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनका रोल होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ में। तो ये जीन जो कि नॉर्मल होते हैं जनरली, अगर इनके अंदर कुछ म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस का इसका मतलब ये जो इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि जीन की जो पूरा नेचर है, जो फंक्शन है, वही चेंज हो जाता है। तो इन जीन में म्यूटेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हो सकती है। तो अब तक आइडेंटिफाई किए हुए ऐसे कुछ जीन्स में से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे CARD15 जीन है, PTPN2, IL23R, IRGM एंड ATG16L1। ये सभी कुछ जीन्स हैं जो कि इनका कुछ रोल होता है आईबीडी के डेवलपमेंट में। अब तक इनका रोल आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और नेक्स्ट इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन जब होता है, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन इन्फेक्शंस की वजह से हमारा इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ जो हैं, हमारी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं इनके अपने टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से एक तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरा, ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए जब इम्यून सिस्टम हमारा जो रिएक्शन करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, तो इन रिएक्शंस की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइनल लेयर है, जो म्यूकोसा है, उसको डैमेज पहुंच सकता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है और आईबीडी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मतलब जो कि पर्सन की जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आईबीडी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। जो सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें कई सारे ऐसे इरिटेंट्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करके वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, और ये हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की जो कंपोजिशन और इंटेग्रिटी थी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करके आईबीडी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आता है डाइट। डाइट मतलब जो भी हम खाना लेते हैं उसमें भी उसका भी एक रोल होता है। अब जैसे कुछ डाइट्स होती हैं, जैसे कि अगर सपोज करें ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है एक्चुअली। तो ओमेगा 3 से रिच डाइट अगर हम लेते हैं, मतलब ये प्रेजेंट होता है जैसे फ़िश में, एग्स में, मीट में, फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसके अंदर। तो ओमेगा 3 से रिच डाइट लेने पर
जो इंटेस्टाइन के अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन था वो सप्रेस होता है और आईबीडी के डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिटली अगर कोई पर्सन ओमेगा 6 से रिच डाइट लेगा तो ओमेगा 6 से रिच डाइट लेने पर उसको आईबीडी के डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ओमेगा 6 जो होता है वो इंटेस्टाइन की जो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे जो वो है म्यूकोसा, उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तो ओमेगा 6 प्रेजेंट होता है सोयाबीन के ऑयल में, ग्रेप सीड ऑयल में, और इसके अलावा कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा अब ऐसे डाइटरी फाइबर्स जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं, तो इनके रेगुलर बेसिस पर लेने पर इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के डेवलपमेंट का चांस कम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ करक्यूमिन। तो करक्यूमिन एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमें हल्दी से मिलता है। तो अगर हमारी डाइट में हल्दी शामिल होती है तो उसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरीके से काम करता है, और ये इन्फेक्शन, जो इन्फ्लामेशन था इंटेस्टाइन के अंदर जो कि हो सकता है ना, उसको सप्रेस करता है, इन्फ्लेमेशन को होने से रोकता है। तो ये सभी डाइट के फैक्टर थे कि किस तरीके से कौन सी डाइट इंड्यूस कर सकती है इन्फ्लेमेशन और कौन सी डाइट सप्रेस कर सकती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में और दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन डिप्रेशन है, उसको स्ट्रेस है, या फिर स्लीप से रिलेटेड डिस्टर्बेंस है, नींद पूरी नहीं हो पाती उसकी, तो ये सभी कंडीशंस भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन का उसको ये स्टार्ट कर सकती हैं, उसको एलिसिट कर सकती हैं। और अब इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कोई डिसीज़ कैसे डेवलप हो रही है या उसके डेवलप होने का मैनर क्या है, किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो पैथोजेनेसिस में जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे जो बैक्टीरियल एंटीजेंस होते हैं, बैक्टीरियल मतलब एंटीजेंस का मतलब जो कि फॉरेन कुछ जो बाहरी जो बैक्टीरियाज़ हैं जब वो अटैक करते हैं बॉडी में वो। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मैंने बताया, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप का डिस्टर्बेंस, डाइट, स्मोकिंग, ये सभी फैक्टर्स। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स में आते हैं कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स जैसे हो सकती हैं आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम NSAIDs भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो पेन किलर्स ड्रग्स हैं उसमें खासकर जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो ये ड्रग जो होती हैं इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉज कर सकती है हमारी जो इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन कहाँ का, जो हमारे जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कॉज करके जो IBD है उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कई सारे जीन्स अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब कोई पर्सन जेनेटिकली ही किसी डिसीज़ के होने का ज़्यादा वो होता है, मतलब रिस्क पे होता है, उसको हम जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और इसके अलावा ये जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी और प्रीडिस्पोजिशन एक्चुअली एक ही बात है, कोई पर्सन कितना ज़्यादा ससेप्टेबल होता है किसी डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी फैक्टर्स यानी कि बैक्टीरियल एंटीजेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केमिकल एजेंट्स, जेनेटिक फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिशन, ये सभी फैक्टर्स मिलकर जो हमारी जो इन्फ्लामेशन है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब इम्बैलेंस बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं मेटाबॉलिक, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो कई सारे फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये दूसरी जगह पर जाकर रिएक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ये डैमेज करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो लेते रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को लेने की वजह से ये जो फ्री रेडिकल्स थे, ये फ्री रेडिकल्स का जो अटैक होता है, इनका जो अटैक होगा वो कम होता है, मतलब ये एक्चुअली ये न्यूट्रलाइज कर देता है इनको। और अब ये जो कंडीशन थी, मतलब ये सभी फैक्टर्स मिलके इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली कंडीशन प्रोड्यूस की इन्होंने,
और इसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीडेटिव टिश्यू इंजरी होती है, और ऑक्सीडेटिव टिश्यू इंजरी होने के बाद में इन्फ्लेमेशन की एक प्रोसेस होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब टिश्यू इंजरी होने लगती है ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के डेवलपमेंट होने का चांस रहता है और ये डेवलप हो जाती है। नाउ द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन IBD। फर्स्ट वन इज़ एज। तो एज एक फैक्टर होता है, ऐसा देखा गया है अभी तक काफ़ी सारी स्टडी के बाद में, जो पर्सन जिनकी एज 30 ईयर या उससे कम होती है, तो उनमें IBD के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेस और एथेनिसिटी। तो इसमें देखा गया है कि जैसे जो जो वाइट्स होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, है ना, उनमें गोरे भी जैसे जैसे जो दूसरी कंट्रीज़ में जो ऐसे, उसके अलावा जो उसके कंपैरिजन में जो नेग्रोज या फिर जो ब्लैक्स होते हैं, तो ब्लैक्स में इसके डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं और वाइट्स में ज़्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री का मतलब हो गया कि जो पर्सन जिसकी फैमिली में अगर इसको ये वाली डिसीज़ अगर किसी पर्सन को है उसके फैमिली में, तो आगे चल के उसके चांसेस होते हैं, वो भी रिस्क पर होता है इस डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए। सिगरेट स्मोकिंग होता है, NSAIDs जो पेन किलर मेडिसिन, इसमें मैंने बताया था जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये सभी क्या कर सकती हैं, IBD को डेवलप कर सकती हैं। इसके अलावा अब इसके नेक्स्ट हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कोलोन का कैंसर हो सकता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट है कोलोन, उसमें कैंसर हो सकता है। मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, अब कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो कि हम IBD के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, IBD के जो सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जिन हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये जो मेडिसिन है ये क्या कॉज कर सकती हैं, कुछ दूसरे और साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं उनका वीक हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस इनकी वजह से हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कॉन्जेनाइटिस। तो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कॉन्जेनाइटिस का मतलब ये होता है कि हमारे जो बाइल डक्ट होती है ना, वो उसका ब्लॉकेज होना इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बाइल डक्ट के अंदर, और उसकी वजह से बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाइल डक्ट नैरो हो जाती है, और उसके थ्रू वो जो बाइल जूस होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो बाइल जूस इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे हमारे लिवर में ही, और लिवर की सेल को डैमेज करने लगता है। इस लिवर की सेल जो होती है उनका डैमेज होना सिरोसिस भी बोलते हैं हम उसको। तो ये प्राइमरी स्क्लेरोसिस कॉन्जेनाइटिस इसका मतलब था, जो बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होना और उसकी वजह से बाइल जूस का आगे ना बढ़ पाना, और उसकी वजह से लिवर सेल का फिर फर्दर डैमेज होना। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, जो आर्टरीज और वेंस होते हैं वहाँ पर ब्लड क्लॉट का डेवलपमेंट हो सकता है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जो इंटेस्टाइन है उसका एक पर्टिकुलर एक फिक्स ल्यूमन है, तो उसका ल्यूमन किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होना, उसमें मतलब कमी, उसमें उसका जो ल्यूमन था उसको, उसमें क्या होना, किसी भी तरीके की रुकावट होना या ल्यूमन का कम हो जाना। तो जैसे क्रोन्स डिसीज़ होती है, तो क्रोन्स डिसीज़ में इसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसकी थिकनेस हो जाती है कम, है ना, उसकी थिकनेस जो होती है वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और थिकनेस बढ़ने की वजह से जो ल्यूमन होता है वो हो जाता है नैरो, और क्या होगा, इसकी वजह से जो स्टूल्स पास होते थे नॉर्मल बेसिस पर, अब क्योंकि ल्यूमन नैरो हो गया तो स्टूल्स इजीली पास नहीं हो पाते। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्टूल पास नहीं होते। अब मालन्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि किसी भी वजह से जो न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन का कम मिलना, मतलब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का कम एब्जॉर्ब होना। तो डायरिया होता है, जो IBD है उसमें डायरिया होता है, इन्फ्लामेशन होता है इंटेस्टाइन्स का, तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन पर्सन को हो सकता है। अल्सर्स हो सकते हैं, अल्सर्स मीन्स घाव हो सकते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर अलग अलग जगह पर GIT में,
वो घाव का होना, उसको हम अल्सर्स बोलते हैं। एनल फिशर्स क्या होते हैं? अब एनल फिशर्स ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे एनस के नज़दीक जो स्मॉल टीयर्स यानी कि छोटे छोटे जो कट या घाव होते हैं स्किन के अराउंड, तो ये एक्चुअली पेनफुल कंडीशन होती है और इसमें जो बावल मूवमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन इज़ टॉक्सिक मेगाकोलन। टॉक्सिक मेगाकोलन जो है ये कंडीशन है, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हमारी जो कोलन है वो वाइड हो जाती है यानी चौड़ी हो जाती है और स्वेल हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कोलन। मेगा का मतलब अपने आप में मतलब होता है वर्ड का बड़ा। नेक्स्ट वन इज़ परफोरेटेड कोलन। तो जो इंटेस्टाइन में होने वाले क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो इन्फ्लामेशन लंबे समय से चल रहा हो तो उसकी वजह से अल्सरेशन होता है, और अल्सरेशन होता है उसकी जो वॉल होती है उसमें परफोरेशंस यानी कि होल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि जो हमारी जो वो थी जो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव डायरिया, मतलब जो डायरिया के ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है आईबीडी के केस में, और डायरिया के ज़्यादा होने की वजह से वाटर का लॉस होता है और उस कंडीशन की वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। इसको हम बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।